बगल में इफ्तिखार शिराजी, इम्तियाज़ गुल साहब और ताहिर ख़ान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, 25 मई को अगरचे इमरान ख़ान साहब अपना लॉन्ग मार्च अचानक ख़त्म करके वापस चले गए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि 6 रोज़ बाद वो फिर इस्लामाबाद की जानिब आएंगे अगर इस दौरान हुकूमत वक्त ने क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात की तारीख़ ना दी तो। और आज उन्होंने ये कह दिया है कि एक बार फिर वो इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं और इस बार वो बड़े मौसर तरीके से इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। लेकिन नाज़रीन, क्या 25 मई को इमरान ख़ान खाली हाथ लौट गए? अगर ये कोई तसव्वुर कर रहा है या सोच रहा है तो वाक़फ़ान हाल ये कह रहे हैं कि वो लोग गलती पे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 25 मई को जो इमरान ख़ान साहब की वापसी हुई वो ऐसे नहीं हुई, बल्कि वो कुछ यकीन दहानियों की बुनियाद पे। वो यकीन दहानी ये थी कि जून के महीने में आइंदा इंतख़ाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस सारे मामले के अंदर एक बिज़नेसमैन, एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस और एक साबिक़ जर्नैल ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, क्योंकि ये 3 शख्सियात थीं जिन्होंने ख़ान साहब तक पैगाम रसानी की। और उसके बाद इस यकीन दहानी पे कि जून में इलेक्शन की तारीख़ मिल जाएगी, ख़ान साहब वापस चले जाएंगे। और साथ में इमरान ख़ान साहब को ये मशवरा भी दिया गया है कि बेहतर ये होगा कि वो इस्तीफ़े वापस लें और कौमी असम्बली का एक बार हिस्सा बने। और क्योंकि आने वाले दिनों में जब निगरां हुकूमत का क़याम होगा उसमें भी तहरीक इंसाफ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लिहाजा वो रोल भी ख़ान साहब प्ले करें। साथ में नाज़रीन, वाक़फ़ान हाल ये भी कहते हैं कि फ़ौज ने बहरहाल अब न्यूट्रल लेने का हतमी फ़ैसला कर ली है और उसकी मैनिफेस्टेशन इस लॉन्ग मार्च के दौरान भी नज़र आई। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि इमरान ख़ान साहब और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़े। गोया कि वाक़फ़ान हाल का ये कहना है कि माशी मैदान में क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही थी और इसकी सारी की सारी तनकीद का सामना इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ रहा था। और फ़ैसला यही किया गया कि बेहतर ये है कि सियासी मामलात से दूर रहा जाए और यही वजह है कि वो फासले बढ़े। और उसके बाद नाजरीन, जो एक वजह और पेश की जाती है कि शायद जनरल फैज़ हमीद के जो DGI थे उनको वहाँ से हटा के उनकी जगह जनरल नदीम अंजम को जब लगाया गया तो शायद ये वजह तनाज़ा बनी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं। वाक़फ़ान हाल का ये कहता है कि बुनियादी तौर पे माशी फ्रंट के ऊपर जो इमरान ख़ान साहब का फेलियर था वो वजह बनी और 2021 के आखिर में गोया के हुकूमत वक्त उस तरह की सपोर्ट नहीं उनको मिल पा रही थी कि जो इससे पहले उनको मुयस्सर थी। और उसके बाद जब इमरान ख़ान साहब ने देखा कि अब वो सपोर्ट उनके लिए मुयस्सर नहीं है तो तहरीक अदम अतमाद और उसके बाद कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और इस हवाले से कुछ राब्ते भी हुए जिनकी तस्दीक खुद पीपल्स पार्टी के कुछ अहम ज़िम्मेदारान करते हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई मुस्बत जवाब ना आया तो वाक़फ़ान हाल का ये कहना है कि ख़ान साहब आखिर में फिर पाकिस्तान के सियासी और हुकूमती मामलात में अमरीकी मुदाखलत का बयानिया सामने लेके आए। नाज़रीन, आज के शो में हम जिक्र करेंगे और डिबेट करेंगे कि क्या इमरान ख़ान जब दूसरी बार आएंगे तो किस कदर मौसर होंगे, और अगर कुछ यकीन दहानियाँ हैं तो हमें उसका इजहार भी जून के महीने में होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हुकूमत वक्त जिस तरह की बयानात दे रही है उससे तो हरगिज़ ये नहीं लग रहा कि ये हुकूमत अब जल्दी चली जाएगी और वक्त से पहले इंतखाबात होंगे। क्योंकि इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और कुछ और भी ऐसे फ़ैसले किए गए हैं जिनका इम्पेक्ट आवाम पे आ रहा है। और उस हवाले से हम कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त थोड़ी सी गैर मकबूल हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इस तरह के गैर मकबूल फ़ैसले किए गए हैं तो फिर हुकूमत 2023 तक इक़्तिदार में रहना भी चाहती है और अपनी टर्म भी मुकम्मल करना चाह रही है। इनफैक्ट अब आऊँगा मैं इम्तियाज़ साहब आप की तरफ, और मैंने तो कुछ बता दिया बात क्या थी जिसकी बुनियाद पर ख़ान साहब वापस चले गए। आप भी कुछ बाखबर लोगों से मिलते रहते हैं। आपके ख़्याल में जो 25 मई को ख़ान साहब अचानक वापस लौटे हैं, क्या लगता है कि यकीन दहानियाँ कुछ और इस उम्मीद के साथ कि जो वो अचीव करना चाह रहे हैं वो किसी और तरीके से भी हो सकता है तो लिहाजा वापस चला जाए, या आपको लगता है कि नहीं वजूहात कुछ और हैं? देखिए इफ्तिखार, पहले तो
जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे एक पीटीवी का ड्रामा था, उन्होंने माखूज किया था अगाथा क्रिस्टी के नावल से, 10 बोने। 10 बोने। तो एक घर में वो रहते हैं और एक एक करके कत्ल हो रहे हैं, कोई पता नहीं चलता कि किसने किसको कत्ल किया। होते होते 10 के 10 कत्ल हो जाते हैं। अब तसव्वुर कीजिए कि कातिल कौन था। दरअसल घर का मालिक जो था, उनका होस्ट, वो कातिल था। तो अब मुझे ये लग रहा है कि एक दूसरे के पीछे जितनी इस वक्त तकसीम है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। और बज़ाहिर तो लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बड़ी अच्छी पींगें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी मैं किसी से मिल के आया तो उन्हें कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग 100, 150, 200 दिहाड़े मज़ीद लगाने के चक्कर में हैं, और जबकि अक्सरियत तमाम बड़ी जमातों में वो जल्द इंतखाबात के हक़ में है। और यही मुतालबा था इमरान ख़ान का। और मेरा अपना ये ख़्याल है कि उनको इस हद तक यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है, और जो कि सेंस भी बनता है कि बजट इजलास हो लेने दें 10 जून को, वो पास हो जाए। ये एक शर्त होती है IMF की और वर्ल्ड बैंक की कि बजट आपका पार्लियामान से पास शुदा हो। वो जब हो जाएगा तो उसके साथ ही ऐलान हो जाना चाहिए जो वादे वईद हुए हैं, जो हमारे कुछ बैरूनी दोस्त हैं जो कि खान साहब के भी मद्दाह भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनकी भी मदाखलत किसी हद तक शामिल थी कि आप डी चौक तक ना आएँ, आप वापस चले जाएँ। क्योंकि खान साहब कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि लोगों को इतना उन्होंने एक दूसरे लेवल पे पहुंचा के और यहाँ पे आके 2, 4, 10, 15 मिनट तकरीर करके फिर वो चले जाएं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वादे वईद हुए हैं। अब तमाम तर दारोमदार उन चंद लोगों पे है जो इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देना चाहते हैं, कत नज़र इसके कि उसकी कीमत आम आवाम को, गरीब जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, उनको क्या देनी पड़ेगी। तो ये तो बात फिर लगता है कि ताहिर साहब कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो रही है कि कुछ दरपर्दा प्लेयर्स हैं कि जो सारे इस मामले को, जो सारे खेल को एक तरह से डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उन किरदारों के किरदार का तयन भी कर रहे हैं। तो फिर जो खान साहब बात कर रहे हैं कि वो हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में कौम से तो कुछ सच बोलना चाहिए ना कि ये चीज़ें अवामी ज़ोर के ज़रिए नहीं हो रही, बल्कि कुछ प्लेयर्स हैं जो अगले खेल का तयन कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गोया कि अवाम से तो फिर एक बात लगता है कि धोखा हो रहा है फिर तो। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब की जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज के दिन, तो उसमें तो अब उन्होंने बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट से ख़ुद कहा कि रुजू करेंगे पीर वाले दिन, और उनसे वजाहत भी मांगे, क्लैरिटी भी मांगेंगे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो 2 दिन पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई थी, जो अब इमरान खान साहब का डेरा भी है पेशावर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो चूँकि जिहाद कर रहे हैं तो लिहाजा फ़ौज जो है वो न्यूट्रल ना रहे, ये तो जिहाद है, ये तो सियासत नहीं है। तो इमरान खान साहब तो कुल्लम कुल आबेदारों को रुजू कर रहे हैं कि आप इंटरवेंशन करें, आप कोई। दूसरी तरफ भी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो आपने अभी दिखाई भी कि जी मैं कमेटी के लिए तैयार हूँ बनाने के लिए, तो लिहाजा कुछ न कुछ तो है, ऐसा भी नहीं है। ये इम्तियाज़ साहब ने ठीक कहा कि वो 10 मिनट, अगर इतनी तैयारी उन्होंने की है कि वो आएंगे फिर नहीं जाएंगे जब तक तारीख ना हो, लेकिन वो आ गए और 10 मिनट के बाद वो चले गए। उनके कारकुनान को भी नहीं पता था कि जी ये हम क्या करेंगे यहाँ, ख़ासकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले शाम तक तो इधर कर रहे थे सड़कों पे। तो लिहाजा कुछ न कुछ तो है, इसमें भी वो नहीं है कि क्योंकि इमरान खान साहब अगर ऐसे करते तो ये फिर हमारी सियासत में फिर एक ख़ुदकुशी होती है ना, कि आप इतना माहौल बनाए, इतने ऐलानात करें कि मैं दबाव डालूंगा, मैं उनको मजबूर करूंगा, फिर मैं नहीं जाऊंगा, और फिर आप 10 मिनट के बाद। सही है। तो लिहाजा कुछ न कुछ तो है। लेकिन अजीब बात है कि अब वो जैसे फरमा रहे हैं ताहिर साहब भी कि अब अदालत से सपोर्ट मांगी जा रही है, अदालत उज़्मा से कहा जा रहा है कि जब इस बात को मेक श्योर करें कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी, और साथ में जैसे कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट से कि आप भी न्यूट्रल लड़ रहे हैं, ये एक जिहाद है। एक तो इम्तियाज़ साहब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही
कि आप कहते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं और बाकी जिसके बारे में आप चोर कह रहे हैं तो उनके बारे में आप कहते हैं कि 24 करोड़ अवाम इस बात को तस्लीम करें कि जिनको मैं चोर कह रहा हूँ वो चोर हैं। फिर आप अपनी स्ट्रगल को जिहाद का नाम दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इस मुल्क की फ़ौज को भी ये तस्लीम करना चाहिए कि आप जिहाद कर रहे हैं और इस मुल्क की अदलियों को भी चाहिए कि आप जिहाद कर रहे हैं। ख़ुद अपने लोगों को कंडक्ट देखें आप। तहरीक इंसाफ के बारे में तनकीद ये आ रही है कि कितने लोग बाहर निकले हैं, अगरचे रुकावटें थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2 करोड़ के लाहौर के अंदर कितने लोग बाहर निकले हैं, कितने लोगों ने टफ टाइम दिया हुकूमत वक्त को। मुल्तान के अंदर को बाहर निकला, फैसलाबाद के अंदर को बाहर निकला। वो अपने हमारे फवाद चौधरी साहब फरमाया करते थे जेलम से कितने बड़ा काफिला को लेके वो आ रहे थे। तो सर अगर सारे के सारे कंटेनर पे खुद चढ़े जाएंगे और आप इदारों से करेंगे, आपको सपोर्ट करें, तो कल के इदारे किसी और को सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो फिर आप तनकीद करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सर मयार तो एक ही रखना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मयार एक रखना चाहिए। मेरा ख्याल है अब ग़ालिबन ये वक्त है तमाम सियासी जमातों के लिए जी इस पे गौर करने का कि क्या हम पाकिस्तान इसी एक मनहूस चक्कर में फंसा रहेगा कि एक जत्था आता है या एक सियासी जमात आती है, अपना मुतालबा करती है कि इंतखाबात करवाएं या तरामीम करें या हमारे लोगों को रिहा कर दें या फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दें, और आप वो मान लें धरने के नतीजे में, लॉन्ग मार्च के नतीजे में, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब या दूसरे हमारे रहनुमा हैं। मेरा ख़्याल है इनको इस बात पे एक बड़ा इत्तेफाक करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक तो बिज़नेस को नुकसान बहुत होता है, दूसरा पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है परसेप्शन वो इंतहाई मनफी हो गई है कि डी चौक में हर रोज़ आए दिन कंटेनर लगते रहते हैं। आपको मालूम है सिर्फ इस्लामाबाद को चौक करने के लिए जब आप करते हैं एक्सेस चौक करते हैं अहम इलाकों की तरफ, एक दिन में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का किराया देते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनर वालों को। सही 1.5 से 2 करोड़ रुपए यानी एक दिन में खर्च हो जाते हैं, और कई दिन बाज़-औक़ात कई हफ़्ते ये कंटेनर्स पड़े रहते हैं। तो ये तमाम लीडरों को सोचना पड़ेगा कि क्या अपने मुतालबात मनवाने का ये तरीका है, और क्या ये जब आपको सूट कर रहा है तो आप अदालत से अपील कर रहे हैं। अभी ये मेरा ख्याल है वतीरा तमाम लोगों का भी तर्क करना चाहिए। कुछ मिला के पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म तवील मयाद जो इंटरेस्ट है उसके लिए भी तो सोचना चाहिए, बजाय इसके कि आप हर कुछ अरसे के बाद ट्रक पे सवार होके, कभी TLP वाले हैं, कभी JUI वाले हैं, कभी PTI वाले हैं। कल को आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब ने भी यही किया था 2009 में, मार्च 2009 में। तो ताहिरुल कादरी साहब ने एक्चुअली ये काम शुरू किया था, वहाँ से हुई थी जो इस्लामाबाद में धरने की जनवरी 2013 में शुरू हुई थी। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। इस पे हमारे चाहे फ़ौजी इदारे हैं या हमारे सिविल इदारे हैं, सबको इस पे इत्तेफाक करना होगा कि ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। क्यों पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं आप? सबको मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। अभी तक तो सूरत हाल ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही। अगर से कुछ इंडिकेशन मिले, शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कमेटी बना के मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, खान साहब भी अगरचे कह रहे हैं बट कंडीशनल कर रहे हैं। तो आगे चल के क्या इदारे भी चाहेंगे कि सियासतदान आप आपस में बैठें, गुफ्तगू करें और अफ़वाम तफ़हीम से मामलात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर एक पीस एंड हारमनी होगी तो इसका मैसेज बाहर भी बड़ा बेहतर जाएगा। और अगर आप बाहर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एक वज़न आता है। क्या ऐसा होने जा रहा है कि नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ताहिर साहब, अगरचे इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो इसीलिए इस्लामाबाद में नहीं बैठे कि अगर बैठते तो खून खराबा होता, और वो नहीं चाहते कि खून खराबा हो, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी की फ़िज़ा पैदा हो। तो फिर अगर ऐसा है सर, तो सिचुएशन तो आपको लगता नहीं है कि डिमांड ये करती है कि आप एक तो पार्लियामान में वापस आएँ, इस्तीफ़े वापस लें, पार्लियामान का हिस्सा बने, और फिर अगर आप कर्ज कंडीशनल कर रहे हैं लेकिन कह तो रहे हैं कि आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, गुफ्तगू का आप सिलसिला शुरू कर दें, और उसके बाद यकीनी तौर पे कोई राह निकल आएगी। और मोर इम्पॉर्टेंटली, जो ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रहा था कि अगर मुल्क के अंदर सियासी जमातें अफ़वाम तफ़हीम की फ़िज़ा पैदा करेंगी तो बैरून मुल्क जब लोगों से आप गुफ्तगू करते हैं, वो तालिबान क़यादत हो, वो अमरीका हो, वो कोई और अहम प्लेयर हो, तो उस गुफ्तगू में वज़न भी तब आता है कि जब आप घर के अंदर एक आप पीस एंड हार्मनी लेके आते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं मामलात अब इस तरफ जाएंगे, या अगेन नहीं, इसको खान साहब जिहाद समझ रहे हैं और दूसरे भी समझ रहे हैं कि अगर हम खान साहब के मुतालिबे के सामने हथियार डाल देते हैं तो सियासी मैदान में हमारी शिकस्त होगी और हमारी
मर्दानगी भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बेशक मुल्क का जो भी नुकसान होता है हो जाए, लेकिन हम ये करने वाले नहीं हैं। क्या लगता है आपको, इस वक्त को लग रही है सोच इस तरह की? इस वक्त तो मुल्क जो सियासी जो टेंशन है उसका तो यरगमाल बना हुआ है पूरा मुल्क। और आपने जो सवाल में एक इशारा किया, तो इस वक्त काबुल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू है और बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए वो। लेकिन किसी को पता ही नहीं है, ना कोई उसको अहमियत देता है, क्योंकि सारा फोकस हमारा हो गया है सियासत में। अच्छा, अब आपका सवाल कि जी कुछ इम्कान है, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ इम्कान है, क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब भी और जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब या दीगर, वो भी एक्सट्रीम पे चले गए थे। वो एक ज़िद और अना वाली कैफियत थी दोनों साइड से। लेकिन अब वो वाली भी है, यानी वो एक सख्त मौक़िफ़ भी है, लेकिन अब सारे कमेटी की बात भी करते हैं, बनाने की बात भी करते हैं और मुज़ाकरात का इंदिया भी देते हैं कि हम तैयार हैं। तो लिहाजा ये एक चेंज है मेरी नज़र में। वो जो एक एक्सट्रीम पे दोनों चले गए थे, लेकिन अब एक रास्ता निकाला है। अब देखना है कि ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पेशावर में, उसमें भी थोड़ी सी वो एक दोबारा आने वाली बात और 6 दिन वाली और ज़्यादा लोगों और तैयारी के साथ आना, ये और वो। तो लेकिन वो तो जाहिर बात है, उनकी मजबूरी भी है कि वो दबाव डालते रहेंगे और उसी दबाव की बुनियाद पे हुकूमत कुछ चीज़ों पे मजबूर। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि शायद ये मुल्क मज़ीद इसी तरह जो सूरत हाल बनी हुई है, ये इनको अफोर्ड नहीं कर सकता जो सूरत हाल हमारा। और मेरे ख्याल में लोग हम पे इसलिए हंसेंगे कि 200 से ऊपर डॉलर चला गया था। हम सऊदी अरब से मिन्नत कर रहे हैं कि अपना पैसा ना निकालो। चीन से अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि चीन से भी हमें तवक्को है कि शायद वो भी हमें वो जो पैसा लास्ट टाइम आप जो डिस्कस कर रहे थे कि हमें वापस करना है। फिर तो हम सारी उम्र मिन्नतें करेंगे एक मुल्क से, और कब तक वो ममालिक हमें जनाब वो करते हैं कि चलो यार खैर है, बस आपकी मजबूरी है, वज़ीर आज़म साहब आए हैं तो नया वज़ीर आज़म तो दे दो। तो लिहाजा हमारे अपने हाथ में। और आजकल जो दुनिया की सूरत हाल बन रही है कि कोरोना ने भी तबाह बर्बाद कर दिया पूरी दुनिया को। अब फिर सारी उम्र लोग आपके लिए नहीं करेंगे कि जनाब FATF में भी मैं देखूंगा कि सऊदी अरब, तुर्की और मलेशिया और चीन ये मेरा साथ दें। कब तक देंगे, कब तक देंगे? तो लिहाजा एक मौका है कि और लेकिन मुझे तो कुछ इत्मीनान थोड़ा सा दोनों साइड से जो एक स्पेस दे रहे हैं कि हाँ, लेकिन अब यह है कि दोनों राज़ी भी हो जाएंगे या पीछे से एस्टेब्लिशमेंट। फिर वही पीछे वाली बात है, वो उसके बगैर तो हो नहीं सकता ना। उसके बगैर तो हो नहीं सकता। कौन बिठाएगा? सियासतदानों को आदत पड़ गई है कि जब तक कि वहाँ से कुछ सपोर्ट ना आए या वहाँ से कोई फार्मूला ना आए, आगे बढ़ते नहीं। इमरान खान साहब तो पब्लिकली कहता है आपको ऑक्सीजन। अच्छा, इमरान खान साहब का ये वो कहता है, इमरान खान साहब की जो एक माफ़ कीजिएगा लेकिन एक जो एक मिजाज बन गया है कि मेरा कोई साथ नहीं देगा तो बस वो तो आज़ादी के खिलाफ है, हकीकी आज़ादी के। सुप्रीम कोर्ट मेरा साथ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ना कि G9 और H9 में चले जाओ, लेकिन वो तो यहाँ पे आ गया। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। वैसे इम्तियाज़ साहब, उनके कॉल ऑफ फेल, यू टर्न की बातें तो अब खैर पुरानी होगी, लेकिन अब रिसेंट पास में देखें तो कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मामला आप खुद लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज़्म तय किया, कमेटी बनी, हुकूमती कमेटी पहुँच गई, आपने बहाना बनाया कि जी हमारे तो 2 लोग लापता हैं, लिहाजा हम तो गुफ्तगू करना नहीं चाहते। फिर आपने एग्री किया कि एक जगह का तयन होगा, नहीं किया। खान साहब भी वहाँ पे जाने के बजाय डी चौक की तरफ बढ़ गए। फिर खान साहब कहते हैं कि जी मैं तो इस मुल्क के अंदर एंटी करप्शन स्लोगन मैं ही लेके आया हूँ। बट सर, अपने हुकूमत के पहले दिनों में आमिर कियानी साहब हेल्थ मिनिस्टर क्यों हटाया आपने? बुज़दार साहब के बारे में इम्तियाज़ गुल या ताहिर खान साहब तो नहीं कह रहे, गवर्नर पंजाब सरवर खान साहब कह रहे हैं कि जी वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। फिरदौस शाह अवान साहबा के बारे में आप नहीं कहते, लोग कहते हैं। नदीम बाबर जो ऑयल को लेके आपके एडवाइज़र थे, इस मुल्क से भागे हुए हैं। जब ऑयल क्रैशेज आए, हमने तो नहीं कहा कि आप इस मुल्क से भाग जाएं। उसके बाद चीनी स्कैंडल आया सर, आपके दीरीना दोस्त तरीन साहब, उनका नाम आता है। या बुज़दार साहब के बारे में कहा जाता है कि जब ICC ने मना कर दिया था कि सब्सिडी नहीं देनी, अरबों रुपए की सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट ने दी, तो सर आपकी तो छतरी के नीचे लोग खुद करप्शन कर रहे थे, आप एंटी करप्शन स्लोगन लेके बड़ी मेहरबानी। बट कंडाटा का ये है कि या तो आपने लोगों को कुछ कहा नहीं, या कुछ चोर आपके सामने भाग गए और आपने उनको भागने दिया।
हाँ, ये तो बातें हैं, उसमें खान साहब को इसका जवाब यकीनन देना होगा कि चॉइस ऑफ पीपल, यानी जो अपने इर्द गिर्द जो लोग थे, चाहे वो कैबिनेट का हिस्सा थे या कैबिनेट से बाहर थे, पार्टी के अंदर भी थे, कि वो असल में उसी निज़ाम के शराकतदार हैं जिसको हम स्टेटस को कहते हैं, जिससे ये मुसलसल गुज़श्ता कई बरसों से फ़ायदा उठाते रहे हैं। चाहे खान की हुकूमत थी, उससे पहले PMLN की हुकूमत थी, या उससे पहले पीपल्स पार्टी या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। इनमें से काफ़ी सारे लोग इन तमाम अदवार में माशाल्लाह फलते फूलते रहे हैं। और इमरान खान को चूँकि ज़रूरत थी, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने लोगों को रखा, तो जो एहतिसाब वाला मामला है उस पर वो काफ़ी कमज़ोर पिच पे हैं। उनको मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा उनके पास दिफा के लिए कुछ है। और दूसरी हकीकत है, हमारी माशरती हकीकत है, करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और उसमें कोई उसको बुरा नहीं समझता कि अगर आपने, और करप्शन ये नहीं थी किसी ने आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी, असल ये होता है कि आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए किसको किस मकाम पे फ़ायदा पहुंचाते हैं, बिलवास्ता या बराह रास्त, ठेके दिलवा दिए, परमिट दे दिए, सब्सिडी दे दी। और ये जहांगीर तरीन साहब जैसे लोगों का ये खासा है, उन्होंने जब यहाँ पे आपने बताया कि वो वफाक में ये फ़ैसला हो गया कि हमने नहीं देनी सब्सिडी, उन्होंने जाके पंजाब से ले ली। तो अब इस किस्म शायद इमरान खान को इसकी तवक्को भी नहीं थी ना कि उनका इतना करीबी दोस्त जो है वो पीठ पीछे ये काम करेगा। तो इस मेरा ख्याल है ख़ुद इमरान खान को भी अभी एक थोड़ा रिफ्लेक्शन का मौका मिला है। पेशावर में अच्छा दूर दराज वो बैठ गए हैं, उन्हें सोचने का ये मौका मिला है, और उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस अंदाज़ में उन्होंने आवाम की तवक्कुआत को ऊपर पहुँचाया और बाद में फिर तकरीर करके दोबारा पेशावर चले गए, तो उससे उन्होंने, मेरा ख्याल उनको सबक सीखना चाहिए, और वो जो सबक उन्होंने सीखे हैं वो ज़रूर शेयर करने चाहिए कौम के साथ, क्योंकि ये उनका पीछा, इल्ज़ामात ये पीछा उनका नहीं छोड़ेंगे। सही। और ये उसको कहते हैं ना, इट विल हॉन्ट हिम। तो उससे बेहतर है कि आप आइंदा के लिए सबक सीख के कुछ तर्ज़ अमल बेहतर करें, ऐसा तर्ज़ अमल जो, अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो फिर जमहूरी तर्ज़ अमल होना चाहिए, कतई नज़र इसके कि आप इनकलाब तो आ नहीं रहा है इस मुल्क में, ना ही आएगा। और ये भी एक हकीकत है कि कवानीन यहाँ पे दो हैं, आपके लिए मेरे लिए और है, हमारे जो अशराफियाँ हैं, जो हुक्मरान घराने हैं, उनके लिए कुछ और है। उसका फ़िलहाल ना इमरान खान कुछ कर सकते हैं, ना हम आप कुछ कर सकते हैं। वो तो लोग कहते हैं ना कि आम आदमी के जब रात को अदालतें खुलेंगी तो हम कहेंगे सब कानून, सबका कानून सबके लिए एक तरह का हो गया। लेकिन अगेन ताहिर साहब, अगर इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की फ़ौज चीख चीख के ये कह रही है कि हम अब सियासी मामलात में दखल नहीं देना चाहते, और ये जो 25 मई का दिन है, इसमें हमें लगता तो यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे ये तासुर मिले कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी एक फरीक के साथ खड़ी है। सबके लिए एक ही तरह का लेवल फील्ड, प्लेइंग लेवल फील्ड था, और दूसरा किसी को एक तरह से कोई एक तरह से मैं कहता हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही थी। तो अब अगर ऐसे में कि जब एक इदारा न्यूट्रल हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि अब सियासतदानों के पास एक अच्छा मौका है कि एक तो सियासी मामलात को ख़ुद डिसाइड करें, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो बार बार जो भी लाइन के उस तरफ खड़ा होता है अपोजिशन में, इदारों के पे तनकीद करता है, तो बेहतर है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ कि जिसके नतीजे में कल कोई सिचुएशन बने ना। आपको याद होगा कि जो रज़ा रब्बानी साहब थे, तो उन्होंने ग्रैंड कोई 2.5 लाख की बात की थी, और उसका यही मकसद था कि ऐसा सारे मिल कर के कि ये जो न्यूट्रल की आज का बात हो रही है, तो ये उसी बयान को अगर देखकर तो बिल्कुल ठीक कहा था उसने। अब न्यूट्रलिटी की बात तो हो गई और अच्छी बात है, और हमने इस पर काफ़ी यहाँ इन प्रोग्रामों में डिस्कशन भी किया है, लेकिन न्यूट्रल का इतना ज़्यादा इतना आसानी से ये तासुर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि माजी में हर चीज़ में जब आप अपना रोल चाहते हैं, जब आप मुदाखलत करते हैं, जब आप हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, और पॉलिटिकल सियासतदान भी तो उन्हीं को देखते हैं ना, फिर क्या मुसीबत ये भी तो है ना। यही तो हमारी बात के सारे रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर सियासतदान को अपने मफादात की उस तरफ देखते हैं, तो उन्होंने तो हलफ लिया है ना, उन्होंने तो हलफ लिया है, आईन का हलफ लिया है, और आईन तो लिहाजा अगर सियासतदान अपने मफादात के लिए उनकी तरफ तो करता है, तो ये तो गद्दारी करता है, ये तो गद्दारी। लेकिन उनको तो फिर अपने, क्योंकि उनकी नहीं, हल्फ तो सबने उठाया, सबने उठाए हैं, लेकिन फौज गैर मुतनाज़े है, गैर मुतनाज़े था,
उनका जो काम है वो अपने सरहदों की हिफाजत करनी है और कौम उनके साथ होगी। सही है, और उनको गैर तो लिहाजा सियासतदान तो अहम किरदार है। और अब इसलिए फौज को थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी कि अब माफी सोशल मीडिया किसी की नहीं करता बिल्कुल, लेकिन साथ में सियासतदानों को भी चाहिए खुदा का वास्ते अपने मामला खुद तय करें, किसी और यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बुरी आदतें पड़ भी गई तो उनको खत्म करें और अपने आप को थोड़ा सा अजर्ट करें और चीजों को खुद ही ठीक करें। उसमें तो कोई दो राय नहीं। छोटा सा ब्रेक के बाद वहाँ के जो अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट ने, गोया के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कुछ और भी शायद करने जा रही है। मकसद क्या है, क्या मजबूरी थी, और अब अगर फैसले कर लिए गए हैं तो फिर ये हुकूमत अब तवील अरसे तक चलेगी, क्या होने जा रहा है? छोटी सी ब्रेक के बाद कह रहे थे ना, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये 30% सस्ता पेट्रोल, 30% सस्ती गंदम रूस से मिल रही थी, हुकूमत चली गई, मुल्क को इतना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा था। सर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट है गैस का, और गैस पाइपलाइन आपके दरवाजे पे पड़ी है। आप पौने 4 साल रहे, क्या दबाव था आप पे, क्यों नहीं ली? गवादर में जितने भी घर रोशन होते हैं वो ईरानी बिजली से होते हैं सर, और अगर आप चाहें तो ईरान की बिजली आप नेशनल ग्रिड में भी शामिल करके तो इस मुल्क में तारीकी को दूर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे आप? इस मुल्क में स्मगल्ड ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत आती थी, वो भी आपने बंद कर दी। और मेरा सवाल इनसे ये है कि आप ईरान से तेल क्यों नहीं लेते? रूस को तो छोड़ दें, क्या सैंक्शंस के दिनों में भारत नहीं लेता रहा ईरान से पेट्रोल? क्या चीन नहीं लेता रहा? तो सर ये नैरेटिव क्या मतलब है तहरीक इंसाफ बेच रही है? लेकिन साथ में हुकूमत वक्त पे भी आता हूँ सर, वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो साल भर पहले कहा करते थे कि 1 रुपया नहीं बढ़ाने देंगे, 130 से ऊपर गया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। अब बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम देने के लिए बड़ा ज़रूरी है, 30-30 रुपये, 55-55 रुपये, पता नहीं कितना बढ़ाने जा रहे हैं। और साथ में सर एक पता नहीं, अगर प्रोड्यूसर साहब के पास इकबाल साहब का भी अगर शॉर्ट पड़ा हो ना, तो अगरचे इन्होंने कुछ और तरमीम भी की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोट का हक़ था वो भी ले लिया वापस। साथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे लगता था कि शायद शफाफियत आज एक इलेक्शन में, वो भी वापस हो गई। लेकिन एक प्रोफेसर साहब और बात किया करते थे कि जो स्टेट बैंक को आपने खुद मुख्तारी दी है ना, ये पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम आपने किसी और के हवाले कर दिया है। तो सर जहाँ पे और इतनी तरमीम कर रहे हैं तो उस तरमीम को भी ज़रा अंडू करें ना, उसको क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो IMF की डिमांड है, लिहाजा उस तरफ आप नहीं जा रहे सर। तो इसका मतलब है कि जब टेबल की उस तरफ आप होते हैं तो आपको भी उसी तरह के फैसले करने पड़ते जो बाकी हुकूमतें करते हैं। तो फिर सर ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, क्या कहानी? देखिए उसमें चूँकि बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो हमारे जो अशराफिया के ग्रुप्स हैं, अब ये एक बहस चल पड़ी है कि रूस से हम ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी हमारी रिफाइनरीज़ हैं उसमें रूस का क्रूड ऑयल वहाँ पे रिफ़ाइन भी हो सकता है। ईरान से हम नहीं ले सकते, कोई उसके साथ कारोबार नहीं कर सकते, बराह रास्त उस पर सैंक्शंस हैं। जबकि रूस से अभी भी कुछ यूरोपियन ममालिक, जर्मनी अभी भी गैस और तेल उनसे ले रहे हैं। भारत ने उनके साथ कोई 2 मिलियन टन का सौदा कर रखा है, बिल्कुल लॉक कर दिया उन्होंने। और पाकिस्तान भी 10-15-20% के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर सकता था उसकी दरामद। और इसमें देखिए पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता था। मंसूबे चूँकि ज़ाहिर है एक हुकूमत चली गई, आज लगता है कि आप तो एंटी PTI उसकी रगड़ाई नहीं कर रहे हैं। सर मैं तो कुछ हकायक है, अगर आप इनको समझते हैं कि गलत है तो फिर मुझे भी हकायक बयान करें, जरूर करें सर, क्यों नहीं सर? नहीं वो ठीक है, उनकी बहुत तो वाइड एंगल बुनियादी मकसद ही शो है कि इसमें से डिफरेंट एंगल से चीज़ों को उनकी बिल्कुल गलतियाँ उसमें हुई हैं। तवज्जो जो है उनकी एक तरफ मरकूज़ नहीं रही। फिर आखिरी 3 महीने भी उनके वो अदम एतमाद की नज़र हो गए। देखिए इस मुल्क में 2-3 साल में इकॉनमी की तरक्की या मईशत इस रफ्तार से बढ़ी है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें। एक कोई डॉक्टर अरशद ज़मान है, उन्होंने एक तहकीक ये की है कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में 10 बड़े बैंकों को असल ज़र और सूद की मद में 1400 अरब रुपए वापस किए हैं। 1400 अरब रुपए, सही है। और ये हमारा जो कुल दिफा का बजट है उससे महज 11% कम है। ठीक है, अब इस साल अभी पहले 3 महीने में इस साल के बैंकों का मुनाफा, खालिस मुनाफा जो है वो 80 अरब रुपए रहा है। तो जितना गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान यानी डिजिटाइजेशन हुई है, नई ऐप्स बनी हैं,
ये सारा पैसा बैंकों के ज़रिए जा रहा है। अगर मुल्क में कारोबार हुआ है तो बैंकों का मैंने इस साल के आखिर तक 320 अरब रुपए मुनाफा होगा हमारे 10 बड़े बैंकों का। सही। सो जो शौकत तरीन साहब जो कह रहे थे, जो मैंने कुछ दो उनके और इंटरव्यू भी सुने, उनका ये ख्याल था कि हम नए टैक्सेस उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे लगाया जाना चाहिए। सही। जैसे बैंकों का मुनाफा है, इसके मुनाफे पे आप जो मुनाफा टैक्स की शरह है वो 50% पे ले जाएं। इनके जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनको जो आपने पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल अलाउंस, किसी को 1000 लीटर आपने दिया हुआ है, किसी को 1500 लीटर दिया हुआ है, ये कम कर दें। बजाय आप पेट्रोल की कंजम्पशन कम करें ना इस मुल्क में, ठीक है। उस तरफ जाने की बजाय हम खरीदेंगे, क्यों? उसमें पैसे बहुत होते हैं, बचत जो जहाँ पे होती है उसमें पैसे नहीं होते। सही। तो अब बड़ी ये तजावीज़ हैं कि आप जो हमारे इन्होंने भी यू टर्न लिया, जब आए इन्होंने कहा कि हम 6 दिन काम करेंगे हफ्ते में। सही। हालांकि आपको पता है कि यहाँ 5 दिन भी काम नहीं होता था, सिर्फ 4.5 दिन होता है। जुमे के नाम पे आपको पता है, नमाज के नाम पे लोग निकल जाते हैं। तो आपको 4 दिन काम करना चाहिए। तो जो आप सड़कों पे जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं आपके कारोबारी और सरकारी और निजी, वो पेट्रोल तो कम होगा ना। फिर एक तजवीज़ ये थी कि जितने भी बैंक हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, कॉरपोरेशंस हैं, उन सबको कहें कि आप सोलर शमसी तवानाई पे चले जाएं। दिन के वक्त आपकी वो डिमांड कम हो जाएगी। सो इसमें बहुत सारी ऐसी तजावीज़ थी जिस पे गौर खोज हो रहा था कि बजाय इसके कि आप महंगा तेल ख़रीदें, उसी मिकदार से मंगवाएं, आप उसमें कम करें और यहाँ पे ऐसे इकदाम करें कि आपको तेल की ज़रूरत, जो आपकी डिमांड है, वो कम हो जाए। शो के आखिरी हिस्से में मैं चाहूँगा कि एक एक्स-सर्विसमैन जो साबिक फ़ौजियों की एक तंजीम है, उनकी जाने से भी डिमांड आई है, और वो डिमांड ये है कि इस मुल्क के अंदर जल्दी से इंटरम एक सेटअप लाया जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगरचे वो सियासी सूरत हाल के ऊपर परेशान है, बहैसियत पाकिस्तानी उनको होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह के मुतालबात करना और फिर ये कि इन द एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट फ़ौज को बुलाया भी ना जाए किसी मामले पे, तो आपको लगता है कि ठीक है ताहिर साहब? ये लोग जो थे ना, ये जो साबिक आप कह रहे हैं ना रिटायर, ये खामोश थे काफ़ी अर्से पहले। किसी ज़माने में इनके बयानात, इन्होंने बयानात के लिए बंदे रखे होते थे बड़े, ये हर इशू पे। अब पता नहीं अचानक ये कैसे आ गए और इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे, ये फ़लाँ अली कुली ख़ान है, ये वो जनरल है। इनकी हैसियत क्या है इन लोगों की? ये किस हल्के से कामयाब हुए हैं? मेहनत समाजत करते हैं रिटायर्ड ये जनरल जो है, कोई सेनेट के लिए मेहनत समाजत करता है, और फिर आप देखें ना कि ये वो जो रिटायर्ड लोग हैं ना, ये फिर ज़मीर भी जल्दी बेचते हैं। आप सेनेट में जो गद्दारी हुई थी, वो बिजेंजो को जो वोट नहीं दिया अक्सरियत के बावजूद, ये कौन लोग थे? तो लिहाजा इनसे जान छुड़ानी चाहिए। और ये साबिक सफ़ीर जो है, उनको कोई अहमियत क्यों नहीं देता? साबिक ब्यूरोक्रेट्स जो है, उनको कोई अहमियत नहीं देता। और फिर सोशल मीडिया पे तो बोले ना, उनको बोलने से मना तो किसी ने नहीं किया ना। नहीं, खुद बोले, लेकिन लोग अहमियत नहीं देते ना। अच्छा। ये तो सोशल मीडिया पे जो खास पेड लोग रखे हैं, जो ब्रिगेड रखी है जगह जगह पे लोगों ने, उनको कहते हैं कि भाई गाली शाब। आज आप ट्रेंड देखें ना, ट्रेंड बनाए जाते हैं रोजाना। तो लिहाजा क्या हैसियत है? अली कुली खान का भी इलेक्शन लड़ा है या लड़ सकता है? आए लड़े ना अपने लकी मरवत में, या वहाँ पर अपने इलाके में बनू में, या सही बस वैसे बस सोशल मीडिया पे एजेंडा पाकिस्तान होने चाहिए, पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर किसी को बात करनी चाहिए, तो यकीनी तौर पर इस बात को सुना भी जाएगा और यकीनी तौर पर इस पर अमल भी किया जाएगा। नाज़रीन, आज का शो इसी नोट पर ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।